हर साल भारत की जनता सोचती है कि इस बार ऑस्कर में कोई ऐसी फिल्म जाएगी जो दुनिया के सामने भारतीय सिनेमा का दम दिखाएगी। लेकिन फिल्म फेडरेशन वाले कहीं अंधेरी गुफा में बैठकर ऐसी फिल्म चुन लेते हैं जिसे देखकर जनता पूछती है कि भाई ये ऑस्कर एंट्री है या इंटरनेशनल प्रैंक। ऑस्कर के लिए भेजी गई इनमें से कुछ फिल्में इतनी वाहियात थी कि दर्शक थिएटर जाने के अपने फैसले पर खुद के बाल नोच लिए, और कुछ इतनी अजीब की विदेशी भी सोच में पड़ गए होंगे कि भारत में लोग सच में यही देखते हैं या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का दही करने के लिए इन्हें ऑस्कर में भेजा है। जहां जनता थिएटर में टिकट के पैसे मांग रही होती है, वहीं हमारी ऑस्कर कमेटी उसी फिल्म को पैक करके दुनिया के सामने भेज रही होती है, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। नतीजन ऑस्कर मिलना तो दूर, उल्टा विदेशियों से यह सुनने को मिलता है कि भाई अगर तुम लोग ऐसे ही फिल्में बनाते हो तो खुद देखो और खुद भुगतो, भगवान के लिए हमें बख्श दो। तो आइए फिर आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करते हैं उन भारतीय फिल्मों की जिन्हें ऑस्कर भेजकर हमारी फिल्म फेडरेशन ने भारत की खूब ऐसी तैसी करवाई। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1980 में आई फिल्म पायल की झंकार से। ये वो समय था जब भारतीय सिनेमा एक तरफ से नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ हमारे फिल्म फेडरेशन वाले अपने ही धुनकी में रमे हुए थे। उन्होंने इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजा फिल्म पायल की झंकार को। अब अगर आप इस वक्त सिर खुजाते हुए सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी फिल्म थी, और अगर याद ना रहा हो तो आपको बिल्कुल गजनी के मोड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई पहले इंसान नहीं, बल्कि यही सवाल उस दौर में भी आधे देश ने पूछा था। यहाँ मजेदार बात यह है कि इस फिल्म को न तो भारतीय सिनेमा की महान क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है, न ही बॉक्स ऑफिस पर इसने कोई तूफान खड़ा किया था कि लोग टिकट खिड़की तोड़ दे। लेकिन ऑस्कर भेजने के मामले में इसके सितारे कुछ ऐसे चमके कि बड़े बड़े दावेदार पीछे छूट गए। उस समय सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थी फिल्म आक्रोश, जिसे दिग्गज फिल्मकार गोविंद निहलानी जी ने बनाया था। गंभीर विषय, दमदार निर्देशन और सामाजिक यथार्थ से सुसज्जित फिल्म आक्रोश में वो सारी चीजें थी जिन्हें आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म में जरूरी माना जाता है। लेकिन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शायद सोचा कि विदेशियों को भारत समझाने का सबसे अच्छा तरीका दुख, संघर्ष या यथार्थ नहीं बल्कि घुंघरुओं की झनकार है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि पायल की झंकार में सुंदर शास्त्रीय नृत्य है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानो ऑस्कर की जूरी फिल्म नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने बैठी हो। खैर, अंत में परिणाम वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। फिल्म पहले ही दौर में प्रतियोगिता से बाहर हो गई, यानी भारत ने पूरी श्रद्धा से संस्कृति परोसी और ऑस्कर ने उतनी ही विनम्रता से धन्यवाद कहकर दरवाजा बंद कर दिया। इसके 5 सालों बाद साल 1985 में भारतीय सिनेमा एक बार फिर ऑस्कर की ओर उम्मीद से देख रहा था, क्योंकि इस बार भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म थी शोले जैसी कालजयी फिल्म बनाने वाले रमेश सिप्पी की सागर। इसमें कोई दो राय नहीं कि सागर एक बढ़िया रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी, लेकिन समस्या बस इतनी थी कि शोले के बाद रमेश सिप्पी ने जितनी भी फिल्में बनाई वे अच्छी तो थी, मगर शोले जैसी फिल्म वाली उम्मीदों का पहाड़ उन पर हमेशा गिरता रहा। ऊपर से इनकी फिल्मों का बजट ऐसे होते थे कि मानो कोई छोटा मोटा देश अपनी सालाना आर्थिक योजना बना रहा हो। सागर उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जाती थी। इसकी सिनेमेटोग्राफी शानदार थी, संगीत बेहतरीन था और समुद्र इतना खूबसूरत दिखाया गया था कि दर्शक कहानी भूलकर लहरों को देखने लगे। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी इसकी कहानी, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं था, क्योंकि लव ट्रायंगल पर बनी ऐसी कई फिल्में दर्शक पहले ही देख चुके थे। उस समय फिल्म को लेकर हालात ये थे कि इसके लीड एक्टर कमल हासन से जब ये पूछा गया कि आप इसे तमिल में रीमेक करेंगे क्या, कमल जी ने इसे यह कहकर मना कर दिया था कि इसकी कहानी घिसी पिटी है। यानी फिल्म का हीरो खुद मान रहा था कि माल पुराना है, लेकिन ऑस्कर भेजने वालों का आत्मविश्वास इसको लेकर अटल था। गौरतलब है कि उस समय ऑस्कर के लिए इससे कहीं ज्यादा मजबूत दावेदार मौजूद थे, जिनमें सबसे आगे थे त्रिकाल, जिसे श्याम बेनेगल ने बनाया था। लेकिन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि तकनीकी दक्षता ही ऑस्कर पाने का असली पासपोर्ट है, इसलिए सागर को भेज दिया गया। यहाँ मजे की बात यह है कि भारतीय क्रिटिक्स को यह फैसला वैसे ही समझ नहीं आया जैसे आम आदमी को आयकर विभाग का नोटिस। उनका कहना था कि अगर मसाला फिल्म ही भेजनी थी तो अर्जुन और राम तेरी गंगा मैली इससे कहीं अच्छे विकल्प थे। खैर, उम्मीदों का यह पुल एक बार फिर से टूट गया और हर साल की तरह इस बार भी भारतीय फिल्म पहले ही दौर में बाहर हो गई। अब आपको ले चलते हैं साल 1989 में, जब भारत की तरफ से ऑस्कर में फिल्म परिंदा को भेजा गया था और लोगों को लग रहा था कि इस बार तो ऑस्कर पक्की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म सचमुच बेहतरीन थी, क्योंकि भारतीय सिनेमा में अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों की बात जब होती है तो उसमें परिंदा का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन समस्या अब भी वही पुरानी थी कि अच्छी फिल्म होना और ऑस्कर के लिए सही फिल्म होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। परिंदा के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने खुद स्वीकार किया था कि उनकी यह फिल्म बनाने की शैली हॉलीवुड क्लासिक फिल्म द गॉडफादर से प्रभावित थी। अब प्रेरणा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसी हॉलीवुड को अपनी हॉलीवुड प्रेरित फिल्म दिखाने पहुंच जाए तो मामला थोड़ा वैसे हो जाता है जैसे कोई इटली जाकर पिज्जा पर केचप डालकर कहे कि देखो हमने इसे इंडियन ट्विस्ट दिया है। कहते हैं कि जब
ऑस्कर ज्यूरी के सामने फिल्म परिंदा की स्क्रीनिंग हुई तो वहाँ बैठे लोग फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर हंसने लगे। वजह यह थी कि फिल्म के गीत और बैकग्राउंड स्कोर में हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्मों की छाप इतनी साफ थी कि शायद विदेशी दर्शकों को लगा होगा कि कोई ओल्ड गैंगस्टर मूवीज का ट्रिब्यूट फंक्शन चल रहा है। खैर, उस साल भी नतीजा वही निकला जो अक्सर भारत की ऑस्कर यात्रा में निकलता था। परिंदा एक शानदार फिल्म होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाई। यानी फिल्म अच्छी थी, लेकिन ऑस्कर वालों ने शायद सोचा हो, भाई हमारी ही चीज हमें वापस क्यों दिखा रहे हो। इसके 2 सालों बाद 1991 में भारत की तरफ से ऑस्कर में एक और फिल्म भेजी गई। यह फिल्म थी हीना। यह आरके फिल्म्स की आखिरी सफल फिल्म मानी जाती है और यह अपना भावनात्मक महत्व भी रखती है, क्योंकि यह राज कपूर साहब का अधूरा सपना था जिसे उनके बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया था। फिल्म सफल रही, समीक्षकों ने भी सराहा, गाने हिट हुए और दर्शकों ने भी बहुत प्यार दिया। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इसकी तुलना खुद राज कपूर साहब की महान फिल्मों से होने लगी। क्रिटिक्स का साफ कहना था कि हीना अच्छी जरूर है, मगर राज कपूर साहब की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की कतार में कहीं भी नहीं टिकती। इस पूरे घटनाक्रम में मजेदार बात यह भी थी कि उसी साल भारतीय सिनेमा ने ऐसी फिल्में दी थी जिसके सामने हीना को ऑस्कर भेजने का फैसला किसी खास भावना से लिया गया निर्णय ज्यादा लगता था। इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में सबसे बड़ा नाम था आगंतुक का। यह महान निर्देशक सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म थी जिसने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे, हिंदी सिनेमा में भी। लेकिन लम्हे, दीक्षा, धारावी और रुक्मावती की हवेली जैसी फिल्में थी जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले थे। लेकिन ऑस्कर के लिए चुनी गई हीना, जिसे कुल मिलाकर सिर्फ 2 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और एक भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला था। खैर, हीना के चुने जाने पर तर्क यह दिया गया कि यह भारत पाकिस्तान के सद्भावना को बढ़ाती है। यानी शायद यह मान लिया गया था कि ऑस्कर की जूरी राजनीतिक संदेश देखकर इतनी भावुक हो जाएगी कि बाकी सारे टेक्निकल और आर्टिस्टिक पैमाने भूल जाएगी। बहरहाल इस बार भी परिणाम वही निकला जो अक्सर निकलता था। यह फिल्म भी पहले ही दौर में बाहर हो गई। यानी भारत ने दोस्ती का व्हाट्सएप मैसेज भेजा और ऑस्कर ने केवल सीन करके आगे बढ़ जाना बेहतर समझा। खैर, अब बात करते साल 1998 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म जिन्स की। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का यह फैसला तब भी काफी लोगों को बेहद अजीब लगा था और आज भी उस पर सवाल उठते हैं। निर्देशक एस शंकर की पिछली फिल्म इंडियन साल 1996 में ऑस्कर के लिए भेजी जा चुकी थी। शायद चयन समिति को लगा होगा कि जब एस शंकर की फिल्में विदेशों में खूब देखी जाती है तो एक और कोशिश कर लेते हैं, इसमें क्या ही बुराई है। याद रहे कि जिन्स ऐश्वर्या राय की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। फिल्म में कहानी के नाम पर बहुत कुछ खास नहीं था, लेकिन एस शंकर के स्पेशल इफेक्ट्स, विदेशी लोकेशंस और भव्य गानों का भरपूर इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। उस दौर में भारतीय सिनेमा के लिए यह सब कुछ बिल्कुल नया और काफी चमकदार था। दर्शकों को लगा कि भारतीय फिल्मों में भी अब हॉलीवुड के रंग दिखने लगे हैं। लेकिन असली दिक्कत यह थी कि हॉलीवुड उस समय तक वीएफएक्स में काफी आगे बढ़ चुका था। वहाँ ऐसे इफेक्ट्स कोई नई बात नहीं थी। फिल्म जिन्स ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की क्योंकि दर्शकों को इसकी भव्यता पसंद आई थी, लेकिन क्रिटिक्स ने कहानी और स्क्रीन प्ले की काफी आलोचना की थी। कई लोगों का मानना था कि फिल्म सिर्फ सुंदर लोकेशन और तकनीक के सहारे चल रही थी। अगर चमक दमक हटा दी जाए तो अंदर बहुत ज्यादा दम नहीं था। फिर भी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेज दिया गया। इसके पीछे 2 वजहें सबसे ज्यादा बताई जाती हैं। पहली, इसका वीएफएक्स जो भारतीय फिल्मों के हिसाब से नया था। दूसरी, फिल्म के निर्माता अशोक अमृतराज जिनके संबंध हॉलीवुड से काफी अच्छे थे और जो वहाँ भी फिल्में बनाते थे। माना गया कि उनकी पहुँच से फिल्म का प्रचार प्रसार आसान हो गया। खैर, अंत में नतीजा वही हुआ जो अक्सर ऐसे फैसलों का होता है। श्याम बेनेगल की समर जैसी मजबूत फिल्म पीछे रह गई और भारत एक बार फिर से ऑस्कर की दौड़ में पहले ही दौर से बाहर हो गया। इसके बाद साल 2005 में फिल्म पहली को भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजने की तैयारी हुई और इस दौरान फिल्म जगत में ऐसा माहौल बन गया मानो चयन समिति ने खुद एक नई पहेली पूछ दी हो। कई बड़े फिल्मकार और समूह इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए। वजह भी बिल्कुल साफ थी। फिल्म को न तो समीक्षकों ने कुछ खास सराहा था और न ही यह बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल कर पाई थी। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि ब्लैक या हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी फिल्मों को भेजा जाएगा। लेकिन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहली को चुनने के पीछे बड़ा दिलचस्प तर्क दिया। कहा गया कि फॉरेन लैंग्वेज फिल्म श्रेणी के लिए अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा होना जरूरी है और इन दोनों फिल्मों में अंग्रेजी संवाद काफी थे। यह तर्क सुनकर लोगों को शायद पहली बार लगा होगा कि अब ऑस्कर का रास्ता कहानी, निर्देशन और अभिनय से नहीं बल्कि अंग्रेजी शब्दों की गिनती से तय होगा। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसी साल शाहरुख खान की 2 और फिल्में स्वदेश और वीर जारा भी काफी चर्चा में थी और ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये दोनों फिल्में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत फिल्में थीं। लेकिन शायद चयन समिति उस साल बेहतरीन फिल्म नहीं बल्कि लोक कथा वाला रंगीन पैकेज ढूंढ रही थी। हाँ, यह भी सच है कि पहले ने विदेशों में अच्छी कमाई की थी और यह पारंपरिक लोक कथा पर आधारित थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि विदेशों में उस दौर में शाहरुख खान की लगभग हर फिल्म अच्छी कमाई कर रही थी। ऊपर से पहले की विदेशी कमाई स्वदेश और वीर जारा दोनों से कम थी। ऐसे में फिल्म का चुना जाना सचमुच अपने नाम की तरह एक पहेली बन गया।
खैर बाद में नतीजा वही निकला जो अक्सर ऐसे प्रयोगों का निकलता है। भारत एक बार फिर ऑस्कर से खाली हाथ लौटा। आगे चलकर साल 2007 में भारत की ओर से एक और फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी गई। नाम था एकलव्य दी रॉयल गार्ड। इस फिल्म को ऑस्कर में भेजे जाने के फैसले ने लोगों को उतना ही चौंकाया जितना खुद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को चौंकाया था। फर्क बस इतना था कि वहाँ चौंकने के बाद लोग थिएटर से बाहर निकल गए थे। कई लोगों के अनुसार यह ऑस्कर इतिहास में भारत की सबसे कमजोर एंट्रीज में से एक मानी जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसे न तो समीक्षकों ने लंबे समय तक याद रखा और न ही दर्शकों ने। फिल्म आई, कुछ दिन चर्चा हुई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन पता नहीं चयन समिति को इसमें ऐसा कौन सा राजसी रहस्य दिख गया कि इसे सीधे ऑस्कर की टिकट थमा दी गई। खास बात यह थी कि उसी साल भारतीय सिनेमा में कई शानदार फिल्में भी रिलीज हुई थी। अगर सिर्फ हिंदी की बात करें तो गुरु, चक दे इंडिया, गांधी माई फादर और धर्म जैसी दमदार फिल्में मौजूद थी। ऐसे में एकलव्य दी रॉयल गार्ड का चुना जाना लोगों की समझ से बाहर था। उस समय सबसे ज्यादा नाराजगी फिल्म धर्म को लेकर हुई। फिल्म के निर्माता भावना तलवार ने तो सीधे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया पर पक्षपात का आरोप लगा दिया और मामला अदालत तक पहुंच गया था। उन्होंने अपनी फिल्म को इंडिपेंडेंट एंट्री के रूप में भी भेजने की कोशिश की थी। यानी मामला सिर्फ बेहतर फिल्म कौन सी है तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि जिस साल भारत के पास कई मजबूत और यादगार फिल्में थीं, उसी साल ऐसी फिल्म चुनी गई जिसे आज याद करने के लिए लोगों को गूगल की मदद लेनी पड़ती है। नतीजा वही हुआ जो अक्सर ऐसे फैसलों का होता था। भारत ने एक और मौका गंवा दिया और ऑस्कर फिर दूर से ही हाथ हिलाकर आगे बढ़ गया। इसके बाद ऑस्कर में भेजी जाने वाली अगली फिल्म रही साल 2012 में आई अनुराग कश्यप की बर्फी, जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। यद्यपि फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों ने खूब पसंद किया था और यह जबरदस्त हिट भी रही थी। लेकिन जब इसको ऑस्कर के लिए चुना गया तो बहुत लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। लोगों ने फिल्म के कई दृश्यों की तुलना पुरानी हॉलीवुड साइलेंट कॉमेडी फिल्मों से करनी शुरू कर दी। आरोप लगे कि फिल्म में चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन की कई फिल्मों से दृश्य हूबहू कॉपी किए गए थे। सोशल मीडिया और फिल्म समीक्षकों ने इन समानताओं को लेकर तीखी आलोचना की थी। याद रहे कि उस साल भारतीय सिनेमा में कई शानदार और पूरी तरह से ओरिजिनल फिल्में भी आई थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी, पान सिंह तोमर और चिटगांव जैसी फिल्मों को लोग ऑस्कर के लिए ज्यादा मजबूत दावेदार मान रहे थे। इन फिल्मों में मौलिकता भी थी और भारतीय समाज की अलग अलग परतों को दिखाने की क्षमता भी। लेकिन चयन समिति शायद उस साल भावनाओं, मासूमियत और प्रेरित दृश्यों के मिश्रण से इतनी प्रभावित हो गई कि बाकी फिल्मों पर ध्यान ही नहीं गया। परिणाम स्वरूप नतीजा वही निकला जिसकी उम्मीद बहुत लोगों को पहले से ही थी। बर्फी ऑस्कर की दौड़ में पहले दौर से बाहर हो गई और भारत एक बार फिर खाली हाथ वापस लौट आया। खैर, फिल्म बर्फी का जख्म अभी पूरी तरह भरा भी नहीं था कि अगले ही साल 2013 में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिर ऐसा फैसला लिया कि लोगों को समझ नहीं आया कि वो हंसे, रोए या सीधे अपना सिर पकड़ ले। उस समय पूरी दुनिया में दी लंच बॉक्स की खूब धूम मची हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में काफी तारीफें भी बटोर रही थी, पुरस्कार जीत रही थी और हर तरफ इसकी खूब चर्चा थी। लगभग सभी को यकीन था कि यह फिल्म ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री बनेगी। आखिरकार कई सालों बाद ऐसी भारतीय फिल्म आई थी जिसे विदेशी दर्शक भी दिल से पसंद कर रहे थे। लेकिन तभी चयन समिति ने ऐसा ट्विस्ट दिया जिसे देखकर बॉलीवुड की मसाला फिल्में भी शर्मा जाएं। दी गुड रोज को ऑस्कर के लिए चुन लिया गया। लोग हैरान थे क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि फिल्म को समीक्षकों के असाधारण वाहवाही मिली हो। उल्टा कई समीक्षकों ने फिल्म में छोटी बच्चियों को वेश्या के रूप में दिखाए जाने को लेकर कड़ी आलोचना की थी। यानी मामला ऐसा था कि जिसको लेकर देश में लोग असहज थे, उसी को दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया गया। इसके बाद चर्चाओं और आरोपों का दौर शुरू हो गया। कहा गया कि एक गुजराती फिल्म को ऑस्कर में भेजने का फैसला राजनीतिक रूप से प्रभावित था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में माना गया कि गुजराती फिल्म को चुनने का अतिरिक्त दबाव फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया पर था। अब सच्चाई क्या थी ये तो चयन समिति ही बेहतर जानती होगी, लेकिन आम दर्शकों को इतना जरूर लगा कि जब पूरी दुनिया दी लंच बॉक्स की तारीफ कर रही थी, तब भारत ने फिर वही पुरानी आदत निभाई, यानी कि सही मौके पर गलत फिल्म चुन लेना। नतीजा इस बार भी वही हुआ। भारत ऑस्कर से एक बार फिर खाली हाथ लौट आया और यहाँ के लोग ऑस्कर की चाह में हाथ मलते रह गए। वीडियो के आखिर में अब बात करते हैं साल 2019 में आई फिल्म गली बॉय की। वैसे तो ये उस साल की सबसे चर्चित और पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक थी। निर्देशक जोया अख्तर की इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहा भी था। रैप संस्कृति, मुंबई की गलियां और सपनों की कहानी लोगों को काफी पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म सफल रही थी और ऐसा लग रहा था कि लंबे समय बाद भारत ने कोई ऐसी फिल्म बनाई है जिसे लेकर लोग सचमुच काफी उत्साहित हैं। लेकिन जैसे गली बॉय को ऑस्कर के लिए चुना गया, वैसे ही विवादों ने एंट्री मार ली। सबसे पहला आरोप यह लगा कि फिल्म काफी हद तक 8 माइल से प्रभावित है। कई समीक्षकों का मानना था कि संघर्षरत रैपर की कहानी, माहौल और कई भावनात्मक पहलू हॉलीवुड फिल्मों से मिलते जुलते हैं। दूसरा विवाद हमेशा की तरह वही पुराना
पुराना था। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगा कि वह ऑस्कर के लिए अक्सर ऐसी फिल्में चुनता है जो भारत की गरीबी, झुग्गियों और संघर्ष को दिखाती है, मानो विदेशों में भारत की पहचान सिर्फ टूटी दीवारों और तंग गलियों से ही बनती हो। तीसरी और सबसे दिलचस्प बहस यह थी कि उसी साल तुम्बाड़ और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि कई लोगों के मुताबिक वे ज्यादा मजबूत और अलग तरह की फिल्में थीं। ऊपर से यह आरोप भी लगा कि गली बॉय को अमेजन प्राइम के साथ करीबी रिश्तों का फायदा मिला। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन नतीजा वही निकला जो भारत की ऑस्कर यात्रा में अक्सर निकलता है। खूब बहस हुई, सोशल मीडिया पर ज्ञान बटा और अंत में फिल्म पहले ही दौर से बाहर हो गई। यानी अपना टाइम आएगा का सपना इस बार भी सिर्फ गाने तक ही सीमित रह गया। तो ये थी भारत की उन फिल्मों की कहानी जिन्हें ऑस्कर के लिए बड़े उत्साह, बड़े तामझाम और अक्सर बड़े विवादों के साथ भेजा गया, और जो हर बार प्रतियोगिता के पहले ही पड़ाव पर थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन सुनकर वापस आ गई। खैर, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा सोचने पर भी मजबूर कर गई होगी, या कम से कम यह सवाल जरूर छोड़ गई होगी कि असली पहली फिल्म थी या उसके चयन के फैसले। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।